तो मूवी की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को एंड तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इतने तगड़े प्लॉट ट्विस्ट की कोरियन मास्टरपीस मूवी मिस करो। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग मदर। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सिंगल मदर विंडी से, जो कि अपने बेटे ली के साथ जैसे तैसे जिंदगी काट रही थी। अब जैसे तैसे इसलिए क्योंकि एक तो उसके पास पैसों की कमी और दूसरा उसके बेटे के पास दिमाग की कमी। जिस बीच विंडी कुछ जड़ी बूटी बेचकर और इस बिना लाइसेंस के एक्यूप्रेशर के धंधे से अपना घर चला रही थी, जहाँ एक दिन उसने देखा कि ली को एक गाड़ी ने ठोक दिया। तभी वो भागती हुई उसे देखने आई, लेकिन जब तक वो अपने दोस्त डोंग के साथ उस ड्राइवर को पकड़ने निकल गया, जहाँ पहले पार्किंग एरिया में आकर डोंग ने उस गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिसके बाद ये उस कार में सवार लोगों का इंतजार करने लगे। इसी बीच ली इन गोल्फ बॉल्स को अपने पास रखने लगा। अब जैसे ही इन्हें उस कार में सवार लोग दिखे, तभी इन दोनों ने उन बूढ़े अंकल पर हमला बोल दिया, जिसके चलते इन सबको जल्दी ही थाने में लाया गया, जहां ऑफिसर पार्क इनके बीच कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करने लगा और ली आराम से इस बॉल पर अपना नाम लिख रहा था। तब वो ड्राइवर कॉम्प्रोमाइज के लिए तो मान गया, लेकिन उसने ये बात रखी कि इन्होंने हमारी मर्सिडीज का शीशा तोड़ा है, जिसकी इन्हें भरपाई करनी होगी। तब डोंग ने बड़ी चालाकी से अपना सारा इल्जाम ली पर डाल दिया, जिसे बड़ी आसानी से ली ने मान लिया, क्योंकि वो थोड़ा मेंटली डिसेबल था। तभी एक ड्राइवर ने ली को पागल बोला, जिसे सुनते ही उसने उस ड्राइवर की ठाके टेकी कर दी, जिससे हमें पता चला कि अगर कोई ली को पागल बोले तो फिर वो उसे नहीं छोड़ता। खैर इतने में यहाँ विंडी आई, जिस बेचारी पर उस कार डैमेज का सारा खर्चा चढ़ गया। तब वो अपने बेटे को घर पर लाकर समझाने लगी कि तुम्हें डोंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन तब ली को अपनी माँ की बात नहीं समझ आई। असल में उसका कोई पेच ढीला था, जिसकी वजह से वो दोबारा डोंग से मिलने एक कैफे में पहुंचा, जहां उसने दारू पीते हुए डोंग का बहुत वेट किया। लेकिन जब वो नहीं आया तो वो इस कैफे ओनर की बेटी मीना को अपनी आंखों से स्कैन करके यहाँ से चला गया। तभी बीच रास्ते में उसे एक लड़की जुंग दिखी, और वो भी पीछे से, तो इसलिए वो खुद उसका पीछा करने लगा। जिस बीच ली ने उसे ड्रिंक के लिए भी पूछा, लेकिन तभी जुंग एक झोपड़ी में घुस गई। जहां ली ने जाकर देखा तो उसे बदले में एक बड़ा पत्थर मिला। तब वो यहाँ से डर के वापस विंडी के पास ही सोने आ गया। दूसरी तरफ डोंग रात के अंधेरे में एक गोल्फ स्टिक को साफ कर रहा था, और ऐसा क्यों यह हमें आगे पता चलेगा। खैर अब अगली सुबह उस झोपड़ी में जोंग मरी हुई मिली। साथ ही पुलिस को उसकी बॉडी के पास से एक गोल्फ बॉल मिली, जिस पर ली का ही नाम लिखा था। तब ऑफिसर पार्क हाल ही में हुए कांड से उसे पहचान गया, जिसके बाद जल्दी ही पुलिस ने ली को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब पुलिस ने अरेस्ट किया वो अलग बात है, लेकिन स्टेशन में खुद ली ऐसी बातें करने लगा जैसे उसने कुछ गलत किया हो। तब पुलिस ने उससे थोड़ी पूछताछ करके उससे कन्फेशन पेपर पर साइन करा लिया, क्योंकि इन्हें ये भी पता चल गया कि पिछली रात ली उस मीना को भी बहुत अजीब तरीके से स्कैन कर रहा था। तब विंडी भी उससे मिलने आई, जहां वो उससे उस रात के बारे में पूछने लगी, लेकिन ली को अपनी बीमारी की वजह से कुछ याद नहीं था। तब विंडी ने रात को एक ऑफिसर पार्क से हेल्प मांगी, जहां पार्क ने बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ली ने खुद कन्फेशन पेपर पर साइन किया है। तब विंडी ने दोबारा ली से पूछा कि आखिर तुमने साइन क्यों किया, जिस पर वो बोला कि सब कह रहे थे कि मैं ही खूनी हूँ, इसलिए मुझे लगा शायद मैंने ही खून किया होगा। ये सुनकर विंडी समझ गई कि उसे किसी लॉयर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से एक लॉयर को माल पानी खिलाकर अपने बेटे से मिलने के लिए कहा। जहां ली अपनी माँ की सिखाई एक्यूप्रेशर टेक्निक से कुछ याद करने लगा, तभी उसे एक बात याद आई कि असल में उस दिन वो शीशा उसने नहीं बल्कि डोंग ने तोड़ा था। ये सुनकर वो लॉयर भी समझ गया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तब विंडी को पता चला कि असल में उस रात डोंग ली से मिलने आया ही नहीं।
साथ ही उसे ली की बॉल्स मतलब गोल्फ बॉल्स के बारे में भी पता था। तो क्यों ना एक बार पुलिस डोंग से बात करे। इसलिए वो दोबारा उस लॉयर से बात करने गई। लेकिन वो लॉयर तो इतना नवाब का घोड़ा था कि पहले तो उसने मिलने के लिए मना कर दिया, और जब वो मिला तो उसने ये सुझाव दिया कि तुम अपने बेटे को सजा होने दो, क्योंकि उसकी दिमागी बीमारी के चलते उसे सिर्फ 4 साल ही मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। ये सुनकर विंडी को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो खुद डोंग के घर में घुस गई, जहाँ उस वक्त कोई नहीं था। तब उसने थोड़ी छानबीन करी तो उसे वहां एक खून से लथपथ गोल्फ स्टिक मिली। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से जाती तब तक यहाँ वो लड़की मीना और डोंग आ गए, जिससे उसे पता चला कि असल में डोंग और मीना का चक्कर चल रहा है। तो हो सकता है कि मीना ने ही डोंग से ली को फंसवाया हो, क्योंकि ली मीना को स्कैन करता रहता था। तभी वो दोनों अपनी एक्स्ट्रा क्लास का प्रैक्टिकल करके सो गए। तब मौका देखकर विंडी भी यहाँ से उस गोल्फ स्टिक को लेकर पुलिस स्टेशन में आई, जहाँ पुलिस ने डोंग को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। लेकिन जल्दी ही इन्हें पता चला कि असल में ये कोई खून नहीं बल्कि लिपस्टिक है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी डोंग ने दिखा दी। ये सुनकर विंडी का हौसला टूट गया, इसलिए वो बारिश में भीगते हुए घर जाने लगी। तभी इस बीच उसने इस कबाड़ी वाले से एक छाता लिया, और इस कबाड़ी वाले को थोड़ा ज्यादा याद रखना। अब वो यहाँ से घर पहुंची, जहाँ डोंग पहले से उसके इंतजार में बैठा था। असल में वो गुस्सा हुआ कि क्यों विंडी ने उसके घर में ताक झाक करी, लेकिन वो ये सब भूल जाएगा अगर विंडी उसे कुछ पैसे दे दे। जिसके साथ ही उसने ये ज्ञान दिया कि इंसान के पास किसी का खून करने के लिए सिर्फ 3 कारण होते हैं। पहला पैसे, दूसरा शौक और तीसरा बदला। तो जुंग तो गरीब थी, इसलिए पहला रीजन तो कट हो गया। तो अब बचे 2 रीजन, जिनमें एक है शौक और एक बदला। तब विंडी ने भी अपना दिमाग लगाया, जिसके बाद उसने अगले दिन जुंग के क्लासमेट से जाकर पूछताछ शुरू करी, जिससे उसे पता चला कि काफी टाइम पहले ही जुंग के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अभी वो अपनी एक ऐसी दादी के साथ रहती थी जिनको सिर्फ राइस की दारू पीने के अलावा कोई काम नहीं था। लेकिन इन बच्चों ने उसे ये भी बताया कि जुंग को राइस केक गर्ल कहा जाता था, क्योंकि वो राइस केक के बदले में किसी को भी अपना बहुत सारा टाइम दे देती थी। लेकिन वो जिसको भी देती उसको बिना बताए उसकी एक फोटो भी क्लिक कर लेती। असल में उसने अपनी फ्रेंड किम से अपने फोन का फोटो कैप्चर साउंड बंद कराया हुआ था, ताकि जब वो किसी की फोटो ले तो आवाज ना आए। तब विंडी भी किम से अपने फोन का कैमरा साउंड बंद कराने के बहाने बात करने लगी, जिस बीच उसने जुंग के बारे में भी सवाल किए, जिसे सुनकर किम एक बहाना करके यहाँ से भाग निकली। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई, क्योंकि आगे जाकर उसे 2 लड़के मारने लगे। असल में इन दोनों को जुंग का फोन चाहिए था, जिसका ये क्या करेंगे वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए बेचारी किम इनसे मार खाकर यहाँ से भाग निकली। तब विंडी ने डोंग की मदद लेकर उन दोनों लड़कों से जुंग के फोन के बारे में पूछा, जिसमें जब डोंग ने अपने तरीके से पूछताछ करी तो पता चला कि असल में इन लोगों को उसका फोन इसलिए चाहिए क्योंकि उस फोन से जुंग ने बहुत सारे लड़कों की वैसी वाली फोटो ली थी। तो ये उस फोन से उन लड़कों को ब्लैकमेल करना चाहते थे। तब विंडी समझ गई कि जरूर सारा खेल उस फोन में ही छुपा है, इसलिए वो यहाँ से जुंग के घर में पहुंची, जहाँ पर रात के अंधेरे में वो जुंग की दादी को ढूंढने लगी। तभी वो आत्मा की तरह बाहर आई, जहाँ कुछ पैसों के बदले में उन्होंने विंडी को जुंग का फोन दे दिया। या ली को अचानक से एक बात याद आई, जिसके लिए उसने रात को ही अपने माँ से मिलने का हल्ला मचा दिया। तब जल्दी से वहां विंडी पहुंची, जिसे ली ने बताया कि मैंने उस रात एक बूढ़े आदमी को भी देखा था। तब विंडी ने उसे फोन में कुछ फोटो दिखाई, जिनमें कि एक फोटो पर ली ने हाँ कह दी कि हाँ ये वही आदमी है जिसे मैंने उस झोपड़ी में देखा था। तब विंडी को याद आया कि ये तो वही कबाड़ी वाला है जिससे उसने उस दिन छाता लिया था। अब वो समझ गई कि उसे सारी बात उस कबाड़ी वाले से ही पता चल सकती है, इसलिए वो जल्दी से
शहर के कबाड़े सेंटर में गई, जहां से उसे फोटो वाले कबाड़ी के घर का पता चल गया। तब उसने उस कबाड़ी वाले से झूठ कहा कि मैं एक नर्स हूँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत सबका फ्री मेडिकल चेकअप कर रही हूँ, तो बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तब उस कबाड़ी वाले ने बताया कि ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी हाल ही में मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे हिला दिया। तब विंडी के काफी जोर देने पर उसने बताया कि हाल ही में वो एक खाली पड़ी झोपड़ी में सोने गया, जहां ली उस लड़की का पीछा कर रहा था। तभी जुंग ने उसकी तरफ एक पत्थर फेंका, जिससे डर कर ली जाने लगा। लेकिन फिर जुंग ने उसे पागल कहा, जो वो बिल्कुल नहीं सुन पाता था, इसलिए उसने तभी वो पत्थर वापस जुंग पर फेंक दिया, जिससे कि वो वहीं डाउन हो गई। तब ये देखकर वो पागलों जैसी हरकत करने लगा, जिसके बाद वो खुद जुंग की बॉडी को खींचकर छत पर डाल आया। ये सुनकर विंडी अपने बेटे की तरफदारी करने लगी कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता और पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो जल्दी ही उसे छोड़ देंगे। तब वो कबाड़ी और ज्यादा चौड़ में आ गया कि ऐसे कैसे छोड़ देंगे, मैं अभी उन्हें फोन करके बताता हूँ। तब विंडी को अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सूझा, इसलिए उसने वहीं के वहीं उस कबाड़ी वाले पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसने इस जगह को जलाकर अपने बेटे के खिलाफ खड़े सबूत को खत्म किया। अब वो यहाँ से अपने घर पहुंची, जहां ऑफिसर पार्क ने आकर एक अलग ही बात बताई कि ली को जल्दी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जोंग के एक्स बॉयफ्रेंड जेपी की यूनिफॉर्म से उन्हें जोंग का ब्लड मिला है, जिससे ये प्रूफ हुआ कि जेपी ने उसके साथ जबरदस्ती करके उसे मार दिया। अब आप सोचोगे ब्लड कैसे आया, तो मैं बता दूं कि जोंग को नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो ब्लड जेपी की शर्ट पर आ गया होगा, और इसी वजह से पुलिस ने ली को रिहा कर दिया, क्योंकि एक तो वो मेंटली परेशान, ऊपर से उसके पास जोंग को मारने की कोई वजह भी नहीं थी। अब घर वापस आते हुए ली ने देखा कि उस कबाड़ी वाले का घर अब राख बन चुका है, जिसे देखने वो थोड़ी देर वहीं रुक गया और अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके वापस घर पहुंचा, जहाँ काफी दिनों बाद ये माँ बेटे एक साथ डिनर टेबल पर बैठ गए। लेकिन तब वो बोला कि शायद जेपी ने जुंग की बॉडी को ओपन में इसलिए रखा होगा ताकि कोई जल्दी से उस बॉडी को देखकर उसकी मदद कर सके। असल में उसे ये याद नहीं था कि उसने जुंग का खेला किया, लेकिन उसने ये बात एकदम सही बताई, क्योंकि उस रात वो भी नहीं जानता था कि उसने जुंग को मार दिया। उसे लगा वो शायद बेहोश हुई है, इसलिए उसने जुंग को ऐसे लटका दिया ताकि कोई उसकी मदद करे। तभी विंडी भी ये सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आने दी कि जिससे ली को खुद पर या अपनी माँ पर शक हो। अब अगले दिन जब विंडी अपनी फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप के लिए जाने लगी, तभी ली उसे उसकी एक्यूप्रेशर वाली डिब्बी देते हुए बोला कि आप अपनी चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते, ये डिब्बी आप कबाड़ी वाले के यहाँ छोड़ आए। तब ये बॉक्स देखकर विंडी काफी डर गई, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं ली ये ना पूछ ले कि आखिर उसकी माँ वहां क्यों गई, और तो और उसे ये भी डर था कि कहीं ली को ये याद ना आ जाए कि एक तो उसी ने जुंग को मारा था, साथ ही जैसे ही उसने अपनी माँ को कबाड़ी वाले के बारे में बताया, तभी कबाड़ी वाला मर गया और वहीं से विंडी की डिब्बी मिली। तब ये डर अंदर ही अंदर विंडी को खाने लगा, और खाने लगा क्या, ये जिंदगी भर खाता ही जाएगा। पर तब भी उसने अभी के लिए एक एक्यूप्रेशर टेक्निक से अपने सारे कांड को भूलकर एंजॉय करने का फैसला किया। अब मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि आखिर जेपी पर जबरदस्ती का केस कैसे लगा। तो दोस्तों, जिस दिन ली जुंग को छेड़ रहा था, उस दिन वो काफी सैड थी और काफी इरिटेटेड भी, शायद इसलिए ही उसने एक छोटी सी बात पर ली पर पत्थर फेंका था। तो हो सकता है कि उस टाइम वो जेपी के पास से टाइम लेकर आ रही हो, जिस भी जेपी पर जोंग की नोज ब्लीडिंग का ब्लड रह गया हो। दूसरा सवाल, वो कबाड़ी वाला झोपड़ी में क्या कर रहा था। तो याद है मैंने बताया था कि जोंग राइस केक के बदले में सब कुछ करती थी, और कबाड़ी वाला भी झोपड़ी में राइस केक लेकर ही आया था। साथ ही जोंग के फोन में कबाड़ी की फोटो इस बात का सबूत है कि जोंग और कबाड़ी का डेटा ट्रांसफर हुआ था।
और अब फाइनल क्वेश्चन कि आखिर जोंग राइस केक का क्या करती थी। तो असल में ये चीज आप मुझे कमेंट में बताओगे क्योंकि इसका आंसर कहानी में सही था। तो अब जो सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। बाकी अगर किसी ने सही आंसर नहीं दिया तो मैं खुद या तो अगली वीडियो में बता दूंगा या फिर इसी के कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो द एक्सप्लेनर्स कल्ट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट की बैंड बजा दीजिए क्योंकि अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। शाउट आउट भी अगली वीडियो में क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।